Hey everyone, welcome to our YouTube channel. I am your educator Neha for HTET and HPSC PGT Economics. तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये मेनली HPSC PGT Economics के लिए है। इसमें आज हम HPSC PGT Economics की स्ट्रेटजी, सिलेबस और रिक्वायर्ड जो उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने पीजीटी की वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए क्वालिफिकेशन के लिए पीजीटी की जॉब के लिए एप्लीकेशंस मांगे हैं। तो देखो ये पीजीटी की जॉब है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ हम जो सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, ये हरियाणा गवर्नमेंट यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज है। इसमें क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जा रही है। ये क्या है, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों कैडर के लिए जॉब है। और इसमें ये जो नोटिफिकेशन आया है ये अभी कुछ दिन पहले ही 23 जुलाई को पब्लिश हुआ है। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 25 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और ये अभी भी ऑन गोइंग है, यानी कि अभी भी चल रही है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त है। 14 अगस्त अभी लास्ट डेट है। अभी तक कोई भी एक्सटेंडेड का नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप जिसने भी अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो अब तक इसको फॉर्म फिल को कर चुका होगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मैट्रिक विद संस्कृत हिंदी, कि आपके पास 10th में या तो हिंदी होनी चाहिए या फिर संस्कृत होनी चाहिए। और 12th बीए एमए में आपके पास हिंदी इनमें से एक सब्जेक्ट जरूर होनी चाहिए। तो 12th में या फिर बीए में एमए में, तो ये सभी जो फर्स्ट कंडीशन है ये आप फुलफिल करते हो। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आपका HTET क्वालिफाइड होना चाहिए इस डेट तक, यानी कि जब ये नोटिफिकेशन आया है उस डेट पर आपका HTET क्वालिफाई होनी चाहिए, स्टेट क्वालिफाई होनी चाहिए। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपका जो एक एकेडमिक रिकॉर्ड है यूजी पीजी, आपके जो मार्क्स है उसमें एक अच्छे जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स को टारगेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में कौन कौन जो एप्लीकेबल है, यानी कि कौन कौन उसको क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। जो एमए इकोनॉमिक्स है, जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस इकोनॉमिक्स से की हुई है, एटलीस्ट विद 50% मार्क्स, यानी कि जिनके एमए में या इस पीजी की इन डिग्रीज में 50% मार्क्स है अलोंग विद बीएड। और जिनका एस्टेट क्वालिफाइड है, वो इस एग्ज़ाम को यानी कि HPSC PGT के लिए वो एलिजिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड एसेंशियल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके बाद देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका। तो ये एग्ज़ाम दो तरीक़ों से होगा। फर्स्ट जो एग्ज़ाम है यानी कि जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है। और स्क्रीनिंग के बाद यानी कि जो स्क्रीनिंग है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। स्क्रीनिंग के बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आता है सब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर जब स्क्रीनिंग यानी कि ये जो लेवल 1 का एग्ज़ाम है, एक तरीके से हम इसको लेवल 1 या प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी कह सकते हैं। और ये सब्जेक्टिव इसका मेंस हो गया, इसको हम मेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से ही होंगे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। और जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम अलॉटेड होगा, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का जो मार्क्स है यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, यानी कि 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो सिलेबस है वो आगे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन। यहाँ पर इन्होंने क्या डाल दिया, एक ट्विस्ट डाल दिया
ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शंस। पहले क्या होता था 4 ऑप्शंस होते थे ये, अब इन्होंने एक ये ऑप्शन में डाल दिया है। इसमें क्या बता रहे हैं देखो, इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन she'll have to darken the appropriate circle A B C D, and if not attempting the question then she shall have to darken E circle। देखो अगर आप यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे A B C D E, ठीक है। अगर आपको चारों में से जो भी अप्रोप्रिएट आंसर लगता है A B C D E में A B C D तक, तो आप उसको डार्क कर दोगे, उसको डार्क कर दोगे। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब आपको उन चारों ऑप्शन में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते कि आपका मार्क कटे या नेगेटिव मार्किंग हो, तो आपको ई को ही फिल करना होगा कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। ये नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आपको कोई भी आंसर किसी भी क्वेश्चन का समझ नहीं आ रहा, तो आपको ई को डार्क करना होगा। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स आर डार्कन 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड। अगर आप में से, अगर आप इन पांचों में से अगर कोई भी ऑप्शन को डार्क नहीं करते हो, किसी को भी डार्क नहीं करते हो, तो आपका 0.25 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 0.25 नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पांचों ऑप्शन में से यानी कि जो हमारे पांचों सर्कल है A B C D E, इनमें से एक को फिल करना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे, नॉट अटेम्प्टिंग, नॉट अटेम्प्टिंग, तो आपको ई को फिल करना ही होगा, ठीक है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये बात और क्या कह रहे हैं, एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग, अगर कोई कैंडिडेट, कोई जो पर्सन है वो किसी भी 5 सर्कल को, मतलब उसने लगातार 10 क्वेश्चंस है उनको बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब उसको ये लग रहा है कि मुझे इन 10 क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर नहीं पता, तो वो उनका ई जो ऑप्शन है नॉट अटेम्प्टिंग उसको डार्क करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो इसका मतलब ये है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल सा इसका समझने का तरीका है कि आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी तक, तो ए बी सी डी जो चारों पहले 4 ऑप्शन है उसमें तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो हो गए। ई ऑप्शन क्या है, ई ऑप्शन क्लियरली ये दिखा रहा है नॉट अटेम्प्टिंग, मतलब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के समर्थ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपका एक गलत आंसर होता है तो आपका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अब देखो फिर आता है हमारा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कब आएगा, जब हम ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई कर लेंगे, आफ्टर क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव तब हम सब्जेक्टिव पे मूव करेंगे। यहाँ पर ये क्या है, 3 आवर्स का टेस्ट होने वाला है, 3 आवर्स का जो है पेपर होने वाला है, यानी कि आपके पास 180 मिनट्स है, 180 मिनट्स है, और टोटल मार्क्स कितने हैं 150, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज एनक्लोज टू एनेक्स। तो यहाँ पर क्या है, इसका सिलेबस जो है हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें दिया हुआ है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। यहाँ पर क्या है, जो एग्जाम का मीडियम है वो बाइलिंगुअल होगा, मीडियम है क्या हो गया, बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा, ये हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो आप जिस भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से अटेम्प्ट करते हो, इंग्लिश मीडियम से अटेम्प्ट करते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एज लिमिट है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स और नॉट मोर देन बी 42 ईयर्स। तो यहाँ पर ये एज लिमिट है इस डेट की अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो अब हम समझते हैं कि क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। ये हमने कुछ की पॉइंट्स को हम यहाँ बिल्कुल बेसिकली स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। बिल्ड योर इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर लर्निंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखो बिल्ड योर इंटरेस्ट व्हाट यू आर लर्निंग। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सीख रहे हो, जो भी लर्न कर रहे हो या जो भी समझ रहे हो, उसमें आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तभी आपको उसमें प्लस पॉइंट मिलेंगे, तभी आप उस चीज़ को समझ सकोगे। डोंट ट्राई टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप उस किसी चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ रट्टा लगाओगे, उस कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। तो बिना किसी चीज़ को समझे, बिना किसी चीज़ को
समझे या उस चीज़ को ध्यान में लगाए, उस चीज़ को बिना लॉजिकली अंडरस्टैंड किए बिना उसको समझना नहीं है, उसको याद नहीं करना। लर्न न्यू थिंग्स इन अर्ली मॉर्निंग। जब भी आप फ्रेश माइंड हो, जब भी आप फ्री माइंड हो, तो आप उस चीज़ को लर्न करें, उस चीज़ को समझें। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, हमारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती, इतनी ज़्यादा हमें टेंशन नहीं होती, हमारा बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, तो उस टाइम हम चीज़ों को जल्दी से लर्न कर सकते हैं। तो इसको एक बेस्ट टाइम माना गया है। गेट इनफ स्लीप ईच नाइट टू अवॉइड स्ट्रेस। अब हमें क्या है, स्ट्रेस को अवॉइड करना है और हमें क्या है, इनफ स्लीप लेनी है, और जिससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो और हमारा एनर्जी लेवल हाई हो। और हमें क्या है, अपने जो मेन टॉपिक्स है, फर्स्ट कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उनको पहले कवर अप करना है। यानी कि जो सब्जेक्ट, जो यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग है, उसको ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। कई बार क्या होता है, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है और हम क्या कर देते हैं, कम टाइम में हम उस टॉपिक को या उस यूनिट को उठा लेते हैं जो कि हमारा वीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो हम भूलते जाते हैं और वीक सब्जेक्ट के पीछे हम स्ट्रॉन्ग को छोड़ देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। तो देखो, ये हमारा एचपीएससी का सिलेबस है, एचपीएससी पीजीटी का सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, परिभाषा और अर्थ क्या है इकोनॉमिक्स का, यानी कि अर्थशास्त्र का। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय प्रॉब्लम्स है, क्या केंद्रीय उसकी समस्याएं है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है। चॉइस का मतलब क्या होता है, चयन, चयन किसी चीज को चयन करने की क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, क्या इकोनॉमिक सिस्टम है। करेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फंक्शन, उसके क्या फंक्शंस है, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या कार्य है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये वही माइक्रो का पार्ट होगा। यहाँ से माइक्रो हमारी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन। कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी, इसमें हम कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम क्या करेंगे, इंडिफरेंसेस कर्व करते हैं, फिर उससे हमारा एमआरएस आता है। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी की हेल्प से हम रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी करते हैं। ये सभी टॉपिक्स जो यहाँ पर डिटेल में नहीं दिए, उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि ये क्या है, एचपीएससी क्या है, एक हायर लेवल ऑफ एग्जाम है। इसमें हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, फिर भी मैंने उनको ढूंढ के आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या है, डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मांग का विस्तार कैसे होता है, मांग का संकुचन कैसे होता है, मांग की लोचशीलता क्या है, ये सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो इसको न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, और इसी में ही हमारा कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिफरेंसेस करके साथ ही हमारा आ जाता है लो लो फिक्री मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि समसीमांत का नियम, जिसको बोसेन ने डिफाइन किया था। और फिर यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि कुल उपयोगिता, ये मार्जिनल उपयोगिता, यानी कि सीमांत उपयोगिता, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनका जो ग्राफ बनता है उसको भी हम यहाँ पर करेंगे। मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें हमारी मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, मोनोपोलिस्टिक, इन सभी मार्केट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या क्या फीचर्स है, किस तरीके से ये प्राइस चेक करती है, क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स है। फिर है देखो, ये हमारा फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, एफिशिएंसी क्राइटेरिया, मतलब प्रेटो ऑप्टिमिलिटी क्या थी, प्रेटो क्या कहता है, प्रेटो के बाद क्या होता है, कार्डर और हिक्स आ जाते हैं। फिर वो प्रेटो का जो एफिशिएंसी क्राइटेरिया है उसको वो किस तरह से अपने आप में जस्टिफाइज करते हैं, वेल्थ ऑफ। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, एक स्क्यूटोविस्की का भी कंसेप्ट आता है, वो प्रेटो के साथ ही और इनके कार्डोनिक्स के साथ ही आता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शंस, जो कि इसी का ही पार्ट है। असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जब क्या होता है, कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो उसके क्या क्या नेगेटिव उसको एस्पेक्ट्स मिलते हैं, क्या क्या एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है। मतलब अगर हमने गलती से कोई चीज़ ले ली, उसके क्या क्या हमारे ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे, मोरल हजार्ड क्या है, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा सारा पार्ट इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है हमारा नेशनल इनकम, ये हमारा मैक्रो का पार्ट हो गया। कंसेप्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम में किस तरह से सर्कुलर फ्लो होता है, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, किस तरह से हम नेशनल इनकम को किन किन मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी, जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीएनपी डिफ्लेटर, प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर इंडेक्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है हमारा मनी। मनी क्या होता है, यानी कि जो मनी के फंक्शंस है, किस तरह से मनी हमारी इकोनॉमी में काम करती है, सप्लाई ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, यानी कि वाणिज्यिक बैंक जो हम जिसमें हम पब्लिकली अपना लेन देन करते हैं। एंड सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक क्या है हमारा, आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई। क्या क्या इन दोनों का आपस में कोरिलेशन है, सेंट्रल बैंक का और कमर्शियल बैंक का। तो ये क्या हो गया, मनी, मनी सप्लाई, सर्कुलेशन ऑफ मनी, और इसमें हम मनी मार्केट को भी करेंगे, मनी मार्केट, ठीक है। और कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मनी मार्केट को किस तरह से कवर अप करती है। फिर गवर्नमेंट बजट मीनिंग, ऑब्जेक्टिव बजट डेफिशिएंट, और बजट के टाइप्स, बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बजट से रिलेटेड ये नहीं लिखा होगा कि बजट का जो बजट का, जैसे कि अभी हमारा जो टाइम चल रहा है 2024 का जो बजट है, उसमें क्या क्या जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने किस किस के बारे में डिस्कस किया। करंट का बजट हुआ, हमारा इकोनॉमिक सर्वे हुआ, हमारी करंट की स्कीम्स हुई, पॉलिसी हुई, उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें सिलेबस में नहीं दिया, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम है। तो जो पार्ट, ये जो हमारे टॉपिक सिलेबस में डिस्कस है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन हम उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि ये हमारा ग्रोथ का पार्ट हो गया कि क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और अंडर डेवलप्ड यानी कि जो डेवलपमेंट कर रहे हैं कंट्रीज, उनकी क्या विशेषताएं हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी का मीनिंग और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसमें गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी, असमानता, उसके क्या क्या लक्षण हैं, इनइक्वालिटी कैसे आती है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, और किन किन वजह से आ सकती है, किन किन तरीकों से हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। पॉवर्टी किन किन टाइप से मापी जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इंडिया में ये कैसे पाया जाता है, किस टाइप से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसकी क्या अचीवमेंट्स है, ये कब स्टार्ट हुई थी, कितनी टोटल इकोनॉमिक प्लानिंग्स थी, और कितना इनका टाइम ड्यूरेशन था, किस प्राइम मिनिस्टरशिप के अकॉर्डिंग कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग आई, ये सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी क्या ग्रोथ रेट थी, कितनी हमने अचीव किया, कौन सा 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल हुआ, कौन से 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया, किस में हमने ग्रीनरी पे फोकस किया, किस में हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, किस 5 ईयर प्लान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया। हम सभी इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी जितनी भी अपकमिंग क्लासेस होगी उनमें, ठीक है। अब है ये जो टॉपिक हमें नहीं दिए हुए थे सिलेबस में, इनको मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ। तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के क्या कंपोनेंट्स है, जिसमें हम मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे M1, M2, M1, M2, M3, ये सभी M4, ये सभी मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल बैंक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सेंट्रल बैंक की क्या क्या पॉलिसीज है, कैसे वो क्या मॉनेटरी मार्केट को कैप्चर करता है, मॉनेटरी मार्केट को, और कैपिटल मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कमर्शियल बैंकिंग में किस तरह से वर्किंग होती है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इनको डिस्कस करेंगे। कैपिटल मार्केट क्या है, इसकी क्या रेगुलेशन है। ये सभी टॉपिक जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो तो उसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे बारीकी से पूछे हुए हैं जो कि इन सभी टॉपिक्स को भी कवर अप करते हैं। फिर है ये हमारा मनी एंड बैंकिंग का पार्ट हो गया, मनी एंड बैंकिंग का पार्ट हो गया, यूनिट हो गई। और ये हमारी जो यूनिट है ये इंडियन इकोनॉमी की होगी। तो इसमें क्या है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल का मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों के क्या इश्यूज थे, मतलब कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी,
क्या उनके झगड़े थे, क्या झगड़े नहीं कह सकते, मतलब कि क्या क्या उनकी दिक्कतें थी, समस्याएं थी, क्या क्या उनके आगे चैलेंजेस थे, उनकी क्या क्या उनकी पॉलिसीज उनकी बनी आगे अंडर अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, उनकी समस्याएं, चैलेंजेस, पॉलिसीज, रिस्पॉन्स, फॉरेन ट्रेड यानी कि जो फॉरेन ट्रेड है, विदेशों से जो हम व्यापार करते हैं उसका क्या स्ट्रक्चर था, उसकी क्या डायरेक्शन थी, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल यानी कि जो हमारे विदेश से विनिमय होते हैं, ट्रेड पॉलिसीज, इन सभी की पॉलिसीज को देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड सोशल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन सभी को, रिफॉर्म्स इन लैंड यानी कि जो हमारी भूमि है, लेबर है, श्रम है, और कैपिटल मार्केट है, उनमें क्या रिफॉर्म्स हुए, उनमें क्या सुधार हुए, सेंट्रल स्टेट एंड फाइनेंशियल रिलेशंस, तो जो हमारे सेंटर क्या है, हमारी केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र सरकार है वो, फिर क्या है स्टेट, छोटे छोटे जो हमारे राज्य है, कोई भी राज्य है, स्टेट तो हमारी मेन है, तो स्टेट सेंट्रल के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, तो क्या है सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, मतलब किस तरह से, ये हमारा किसका पार्ट हो गया, ये हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है। तो किस तरह से जो फाइनेंस कमीशन है यानी कि जो हमारे देश का वित्त आयोग है, वो पैसे का बंटवारा है सेंटर और स्टेट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, वो किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, FRBM, ठीक है। और उसके बाद है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया, सांख्यिकी का, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये भी हम टॉपिक करेंगे जिसमें हम अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्टैट का पार्ट हो गया। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, स्लस्कीज थ्योरम, ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड पर, तो देखो ये क्या है, ये दोबारा से बीच में एक माइक्रो का टॉपिक आ गया, तो ये कंज्यूमर बिहेवियर अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का टॉपिक आ गया, ये हमारा यूटिलिटी अप्रोच का ही कॉन्सेप्ट है। स्लस्की की थ्योरम और हिक्स का थ्योरम क्या है, वो किस तरीके से एक जो प्राइस कंपनसेशन है या डिमांड कर्व है, किस तरह से एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, हिक्स और स्लस्की का इफेक्ट आता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, यहाँ से एक न्यूमेरिकल, अगर आप किसी भी हाई लेवल का एग्जाम देखो, कोई भी आप एग्जाम देखो, तो उसमें इनका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, प्रोड्यूसर सरप्लस से और कंज्यूमर सरप्लस से। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन इनपरफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन में प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या है, कंजम्पशन हाइपोथेसिस, कंजम्पशंस की क्या हाइपोथेसिस है, ये मैक्रो के टॉपिक स्टार्ट हो गए हमारे दोबारा। और मल्टीप्लायर क्या है और एक्सीलेटर क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, डिमांड और मनी की क्या थ्योरी है। फिर हम करेंगे इसी में जो मेंशन नहीं है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड केन्जियन अप्रोच, यानी कि हम केन्जियन अप्रोच करेंगे, क्योंकि केन्जियन अप्रोच से पहले क्लासिकल आए थे, तो क्लासिकल की ही जो थ्योरीज थी उसको ही केन्स ने रेक्टिफाई करके, उसको ही केन्स ने नेगेटिव अप्रोच में शो करके अपनी थ्योरी को सुपीरियर शो किया था। कंजम्पशन फंक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन करेंगे, मनी सप्लाई इससे कैसे रिलेट करती है उसको करेंगे। फिर है हमारा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये भी हमारा मैक्रो का पार्ट है। इन्फ्लेशन मतलब कि मुद्रास्फीति, फिलिप कर्व उसको कैसे डिफाइन करता है। ऑब्जेक्टिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टूल्स है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड प्रोडक्शन, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, TOT, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसका भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। थ्योरीज ऑफ ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये क्या है, यानी कि जो जनसंख्या है उसका किस तरह से इंडिया में डिविडेंड है। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसका किस तरह से डेवलपमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, ठीक है। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, किस तरह से हम मेजरमेंट करते हैं पॉवर्टी का, गरीबी का और इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी को हिंदी में क्या कहते हैं,
असमानता और पॉवर्टी गरीबी, गरीबी का और इनइक्वालिटी का मापन क्या होता है? तो देखो इनइक्वालिटी का मापन हम गिनी कोफिशिएंट से करते हैं। ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है। इसको हम आगे जो हमारी क्लासेस होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्या है, ये जो टॉपिक्स है ये हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो टैरिफ को पढ़ेंगे, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रेड के क्या ट्रेड करते हैं, यानी कि जब हम किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं उसमें कौन से टैरिफ लगते हैं और कौन से नॉन टैरिफ होते हैं, क्या क्या उसमें बैरियर होते हैं। डंपिंग क्या है, डंपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, राशि पातन, यानी कि जब एक देश की मार्केट दूसरे देश की मार्केट को कैप्चर कर लेती है और दूसरे देश में वो अपने किसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे उतार देती है, तो दूसरे देश की जो इकोनॉमी होती है वो लो कर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डंपिंग कहते हैं, राशि पतन कहते हैं। गैट, डब्ल्यूटीओ, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ट्रेड पॉलिसी इशू, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ट्रेड, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके इक्विलिब्रियम और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आर्बिट्रेज, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा ग्रोथ का पार्ट हो गया। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एडम स्मिथ की थ्योरी, रिकार्डो की, मार्क्स की थ्योरी और सुम्पीटर की थ्योरी, रोस्टो की, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ। तो बैलेंस्ड ग्रोथ क्या कहती है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या कहती है, बिग पुश थ्योरी किस तरह से वो इकोनॉमी को पुश करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रॉबिन्सन और कार्लडोर का, टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बॉडिड एंड एम्बॉडिड, एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, ये सभी क्या है, ग्रोथ की यूनिट है हमारी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट है। ये सभी टॉपिक्स हमारे सब्जेक्ट मतलब हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए, पर हम इनको बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करेंगे, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। और सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, एसडीजीज, एसडीआई, पीक्यूएलआई, ठीक है। ये हमारा अगला पार्ट आता है। यहाँ पर क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स एंड यूज ऑफ ग्राफ्स। यहाँ पर क्या है, ग्राफ्स का कैसे यूज करेंगे, फंक्शनल रिलेशनशिप को यूज करके किस तरीके से, मतलब कि यहाँ पर क्या है, डिस्पर्सन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। स्टैट में हम क्या है, जैसे हम पाई चार्ट पढ़ते हैं और हिस्टोग्राम करते हैं, फ्रीक्वेंसी डायग्राम पढ़ते हैं, उसमें हम किस तरह से ग्राफ्स को यूज करेंगे। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, ग्रीन रेवोल्यूशन और फूड सिक्योरिटी, ये हमारा एक किसका है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। ये हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। आईएसएलएम मॉडल हमारा मैक्रो का पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। पोस्ट केन्जियन थ्योरीज क्या है, डिटर्मिनेशन कैसे करता है वो इनकम और आउटपुट का। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल, ये भी हमारा मैक्रो का पार्ट है। थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, काउंटर साइकिल पॉलिसीज, जो हमारी ट्रेड साइकिल थ्योरी है वो किस तरह से वर्क करती है। ग्रोथ मॉडल, लुइस का मॉडल, हेरोडोमर मॉडल, फिर कार्डोर का, फिर सोलो का मॉडल। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, ये हमारा स्टैट का पार्ट हो गया। कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ रेट, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टैट का पार्ट है, मतलब कि किसी चीज के होने की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि 1991 में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जिसको हम एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, मतलब कि जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र है, उनमें क्या सुधार हुए। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, हेक्स्टर-रोलिन की थ्योरी और करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ट्रेड ऑफ, यानी कि पर्यावरणीय और डेवलपमेंट ट्रेड ऑफ क्या है। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है। फिर है हमारे कुछ ये स्टैट के टॉपिक जो कि मेंशन नहीं थे, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल टेंडेंसी, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे सिलेबस में मेंशन थे और कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिए। तो हम हर एक टॉपिक को जो भी एक दूसरे से को रिलेटेड है उन सभी को हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये मेनली क्या है, माइक्रो है, मैक्रो है, हमारी ग्रोथ है, पब्लिक इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, ये सभी क्या है, ये मेंशन है। ये 6-7 यूनिट है, ठीक है। उसी में ही इंडियन इकोनॉमी में ही इन्होंने कई जगह इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पार्ट को ऐड कर दिया और पब्लिक इकोनॉमिक्स में इन्होंने मैक्रो के पार्ट को ऐड कर दिया। तो हमें क्या है, हमें कोई भी ऐसा टॉपिक
जो एक दूसरे से कोरिलेट है, या हमें सब्जेक्ट मतलब हमें वो टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया हुआ लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक लगता है आप ज़रूर बताइए मुझे, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके इनको हम कवर अप करते जाएंगे। साथ साथ हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ हम कंसेप्ट को कवर अप करेंगे। तो ये होती है हमारी इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।